नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हम बात करेंगे 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें मनोविज्ञान के प्रश्न जो पूछे गए थे उनके आंसर क्या होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा हम इसके अंदर पहले आंसर पर पहुंच गए होंगे और लगभग आप सभी ने इसको सही भी किया होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। तो देखिए, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो आधारभूत रूप से कैसे होती है। तो इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो है कि इसमें जो चार शब्द लिखे हुए हैं, अधिगमित, अधिग्रहित और सांस्कृतिक, ये तीनों तो हैं अर्जित प्रकार के व्यवहार, और एक दिया हुआ है इसमें जन्मजात। तो यहाँ पर स्वभाव जो होता है व्यक्ति का, वह स्वभाव मूल रूप से आधारभूत रूप से क्या होता है, आंतरिक प्रकार का, जन्मजात प्रकार का होता है। बाद में उस आधारभूत व्यवहार के आधार पर दूसरे प्रकार से हम आदतों को अर्जित करते हैं। आदतों को व्यक्ति का दूसरा स्वभाव माना जाता है। दूसरा, थॉमसन ने अपने जो विचार दिए थे अभी प्रेरणा के क्षेत्र में, उसमें भी हमने पढ़ा है कि आधारभूत चीज़ होती है, जैसे भूख, उसके आधार पर व्यक्ति खाने के लिए आगे बढ़ता है, नींद, सोने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ उस आधार पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधारभूत रूप से अगर होगा तो इसका होगा जन्मजात। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका जन्मजात ही होना चाहिए। इसके बाद में किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। तो सिगमंड फ्राइड ने, रेमंड वी कैटल ने और ऑलपोर्ट ने, इन्होंने तो बिल्कुल व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के अपने विचार दिए हैं कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। जैसे कैटल ने जो है इसमें सील के गुणों का और विशेषता का सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्राइड ने इदम अहम पराहम का दिया है, इसी प्रकार से ऑलपोर्ट ने सील गुणों का दिया है, लेकिन बी.एफ. स्किनर ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी.एफ. स्किनर। इसके बाद में हेनरी मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण दिया। तो टी.ए.टी. परीक्षण, यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो सी इसका राइट आंसर होगा। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। देखो, पोषण बालक की वृद्धि को प्रभावित करता है। पोषण यदि सही प्रकार से मिलता है तो निश्चित रूप से बालक की अच्छी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य भी बालक की वृद्धि को प्रभावित करता है। अच्छा स्वास्थ्य रहता है तो बालक अच्छी वृद्धि कर पाता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। अधिवास, जन्म स्थान, जो जन्म स्थान जो होता है वो भी प्रभावित करता है। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाला व्यक्ति है, उसकी शारीरिक वृद्धि अपेक्षाकृत जो है लंबाई का कम होना आदि देखी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जो पैदा होता है वो अधिक लंबा होता है। तो इस आधार पर अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निद्रा जो है अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर प्रभावित करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से निद्रा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों सी। प्रश्न नंबर 6, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वेस की बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि रेबिन के द्वारा जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स दी गई है, ये जो है अवाचिक परीक्षण है, जिसे हम संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। संस्कृति मुक्त का मतलब है कि इसके अंदर भाषा का उपयोग नहीं होता, तो किसी भी व्यक्ति पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। तो गार्डनर ने अंतर्वैयक्तिक प्रकार बताया है, प्राकृतिक बताया, अस्तित्वकारी, जो 2000 के अंदर, वर्ष 2000 में इन्होंने इसको जोड़ा था और 9वें प्रकार के रूप में इसको इन्होंने बताया था। तो ये तो गार्डनर के प्रकारों में है, लेकिन सांवेगिक बुद्धि इनका नहीं है। सांवेगिक बुद्धि के रूप में इन्होंने कोई प्रकार नहीं बताया, इसको डेनियल गोलमैन ने बताया है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 8 है, रचनात्मक चिंतन के लिए चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। तो रचनात्मकता, रचनात्मकता का मतलब होता है सृजनात्मकता, सृजनशीलता। तो सृजनशीलता से जुड़ा हुआ चिंतन होता है अपसारी चिंतन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। मानसिक विमंदित पद, दोस्तों मानसिक विमंदित पद जो है उसको लेकर के कई लोगों के दिमाग में मानसिक कमजोरी भी आ सकती है, लेकिन इसका एकदम राइट आंसर होगा बौद्धिक अयोग्यता। क्योंकि यदि हम मेंटल प्रकार का जो वर्ड है उसके साथ में यदि हम बात करें तो इसमें विशेष रूप से बौद्धिक अयोग्यता जो है उसको समानार्थी शब्द के रूप में लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, बौद्धिक अयोग्यता। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है।
तो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के अनुसार यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम भी उल्टा चलते हैं। अनूठा, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, अनूठा होता है, ये विशेषता पाई जाती है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है जो रंग रूप से जुड़ी हुई हो सकती है, उसके प्रत्येक से अप्रत्येक स्वरूप से संबंधित हो सकती है। कई विशेषताएं व्यक्ति में स्थायी पाई जाती है, लेकिन व्यक्तित्व तो स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पर स्थिर होना जो विचार दिया गया है वो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा ए। इसके बाद में पढ़ने से संबंधित अधिगम क्षमता को क्या कहते हैं, तो डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है गणना संबंधित विकार, डिसग्राफिया का मतलब लेखन संबंधित। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना डिसलेक्सिया इसका आंसर होगा, क्योंकि पढ़ने से संबंधित अक्षमता की बात करी गई है। इसके बाद में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऐसे बालक जिनको आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलती उनको हम बोलते हैं ऐसे बालक जो प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त होते हैं। डिसएडवांटेज वाले जो बालक होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कुछ समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, तो यहाँ पर है आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो दोस्तों इसमें चिंता, उदासीनता, असुरक्षा ये भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, व्यवहार नहीं है, ये भाव होते हैं व्यक्ति के, जबकि आक्रामकता व्यक्ति का व्यवहार होता है। तो व्यवहारात्मक इसमें पूछा गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आक्रामकता। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्येक रूप से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। दोस्तों पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण और विशेष गतिविधियां तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। अब इसमें दो विकल्प हैं, बी और सी। इन दो में से कोई एक विकल्प होगा, उसमें भी मेरी तरफ से इसका राइट आंसर है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, क्योंकि ये विशेष रूप से खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियां जो है ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से तो संबंधित है पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है इसका बी आंसर होगा, सी भी इसका आंसर हो सकता है। मे बी दोनों आंसर होने की स्थिति में ये डिलीट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही इसमें बी होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम निम्न के द्वारा समझाता है। पुनर्बलन, अनुकरण, साहचर्य, अंतर्दृष्टि। दोस्तों पावलोव ने अपने सिद्धांत में कहा है अनुबंध मूल रूप से इन्होंने बात करी अनुबंध की, अनुबंधित अनुक्रिया की इन्होंने बात करी, और अनुबंधन जो होता है वो होता है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, और उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में होने वाले अनुबंधन को इन्होंने साहचर्य व्यवहार नाम दिया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहचर्य। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर होगा साहचर्य। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा व्यवहार ऐसा है जो बालकों के अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों प्रतिबिंबन, यानी कि देखने के आधार पर या कोई भी प्रतिबिंब है उसके आधार पर, तर्क के आधार पर, कल्पना के आधार पर तो बालक सीखता है, लेकिन सीखने के आधार पर बालक में परिपक्वता आती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीखना जो है वो विकास का आधार है और विकास परिपक्वता की दिशा में होता है। जैसे कि वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना या अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है, और विकास किस दिशा में होता है, परिपक्वता की में। इसका मतलब प्रक्रिया के अंदर परिपक्वता नहीं आएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, परिपक्वता। अधिगम में पुरस्कार व दंड की उदाहरण देने वाला कौन है। इनमें से किस विद्वान ने अधिगम में पुरस्कार व दंड की उदाहरण प्रस्तुत की है, तो वो है दोस्तों B.F. स्किनर। B.F. स्किनर एकमात्र विद्वान है जिन्होंने पुरस्कार और दंड दोनों के लिए सिद्धांत दिए। इन्होंने पुरस्कार का भी सिद्धांत दिया और दंड का भी सिद्धांत दिया है अधिगम के क्षेत्र में। इसके बाद में अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता, बिल्कुल सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता, बिल्कुल सही है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, ये गलत है दोस्तों। जन्मजात व्यवहार को अधिगम नहीं कहते, अर्जित व्यवहार को ही अधिगम कहते हैं। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न है शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। तो शिक्षण में अवधारणा मानचित्रण जो है वो दिया गया था दोस्तों जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। इसके बाद में शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो देखो ये B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया है,
जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तो दिया गया, लेकिन वर्णनात्मक नहीं है। इसका मतलब नहीं पूछ रहा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, वर्णनात्मक शिक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों, एक समूह के अंदर बालकों के सामने किसी समस्या को रख करके विचारों को पैदा करने वाली विधि कौन सी है। तो यहाँ पर हमने को ध्यान रखना है, इसमें इस तरह की जो नैसर्गिकता विचारों की सूची को एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समाधान की विधियाँ जो आती है रचनात्मकता वाली, उसमें एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आती है, इसके अलावा नॉर्मल ग्रुप टेक्निक आती है, इसके अलावा जो डेल्फी टेक्निक आती है, और आइडिया मैपिंग जैसी टेक्निक आती है। तो उनमें से यहाँ पर दिया हुआ मस्तिष्क विपल्लव, तो राइट आंसर होगा मस्तिष्क विपल्लव। इसके बाद में नेक्स्ट है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो प्रगति व परिणाम का ज्ञान होना, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होता है। कक्षा में बालक की प्रशंसा आप करोगे किसी कार्य के लिए, तो वो और सीखने के लिए प्रेरित होगा। आलोचना करते हैं तो भी उसका जो है निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। कई बार जैसे कि आलोचना जनरली नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्किनर ये कहते हैं कि बालक को कभी कभी दंड के माध्यम से भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना होता है, और आकांक्षा का स्तर जो है ये भी बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक समायोजन जो है ये प्रभावित नहीं करता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष तो प्रभावित करेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, और यही पूछ रहा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। शिक्षा बिना बोझ के, ये बिना बोझ के सीखना या शिक्षा बिना बोझ के 1993 का विचार है प्रोफेसर यशपाल का, और उन्हीं की अध्यक्षता में NCF 2005 रचा गया। तो इसको जो है एक मूल मंत्र मान करके, ध्येय वाक्य मान करके NCF 2005 की रचना हुई, इसलिए राइट आंसर होगा बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे। तो डी इसका हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे कार्य, 60 घंटे नहीं है, तो डी इसमें होगा। बाकी 3 उसकी विशेषताओं में है, लेकिन चौथा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है पूछ रहा, इसका मतलब डी राइट आंसर होगा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। कुर्ट लेविन ने। दोस्तों, कुर्ट लेविन ने तो दिया था 1946 में, अमेरिका में इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया था। BR बकिंघम ने, इन्होंने 1926 में पहली बार क्रियात्मक शब्द का उपयोग किया था, क्रियात्मक अनुसंधान के व्यवहार के लिए इन्होंने पहली बार कहा था, तो इन्होंने भी काम किया। स्टीफन एम कोवे दोस्तों ये क्या थे, ये अमेरिका के एक शिक्षाविद हुए हैं, यानी अमेरिका में एक शिक्षाविद के रूप में इन्होंने काम किया है, और मुख्य रूप से अमेरिका के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में काम नहीं किया। जबकि स्टीफन एम कोवे ने जो है 1953 में शिक्षा के क्षेत्र में इसको स्थापित किया, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी स्टीफन एम कोवे जो थे इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य नहीं किया। इसके बाद में दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो दोस्तों नामिक मापनी जो है इसका सबसे कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बालकों को हम अलग अलग श्रेणियों के रूप में या उनको नामित करके उनकी कमजोरियों को और अच्छाइयों को इनको बताते हैं, और ये ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नामिक मापनी जो है सबसे कम उपयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का उपयोग है या मापन है। इसके बाद में दोस्तों है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जीन पियाजे ने बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम या सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्टकी ने भी बालक के संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब्राहम मैस्लो ने नहीं दिया। अब्राहम मैस्लो ने जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं दिया। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में इन्होंने सिद्धांत दिया है, मानवतावादी विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, लेकिन बाल विकास से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा अब्राहम मैस्लो। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, कौन सी विधि उचित नहीं है। जुड़वा बच्चों का अध्ययन बिल्कुल आनुवंशिकता के लिए किया जा सकता है। अभिभावक बालक विश्लेषण बिल्कुल किया जा सकता है। दत्तक ग्रहण अध्ययन और समवयस्क समूह। तो दत्तक ग्रहण अध्ययन होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि दत्तक जो होता है, दत्तक पुत्र जो लेते हैं वो उस वंश क्रम का नहीं होकर किसी दूसरे वंश से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, इसलिए दत्तक ग्रहण अध्ययन जो है इसका राइट आंसर होगा।
एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति में जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है, विशेषताएं होती है, गुण होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से जिनको हम देख सकते हैं या दिखाई देने वाली जो होती है उनको फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें कहा गया शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित, तो पूर्व व्यवस्थित और आंतरिक जो विशेषता होती है वो जैविक प्रकार की होती है। इसका मतलब ये होगा कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जैविक। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 प्रश्न जो 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। हालांकि प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है और लगभग इसके जो भी उत्तर मैंने आप लोगों को बताए हैं निश्चित रूप से इनके यही उत्तर होने वाले हैं। एक या दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जहां पर जो संशय मैंने आपको बताया वो संशय के आधार पर कुछ अलग आंसर बोर्ड के द्वारा माने जा सकते हैं। बाकी निश्चित रूप से यदि हम मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यही होंगे जो हमने देखने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले किसी विशेष सूचना या जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।